प्रणाम, राधे राधे। आज पढ़ेंगे हम एंजाइम्स। एंजाइम्स, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। जितने भी एंजाइम हैं लगभग सारे के सारे प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम जो हैं न्यूक्लिक एसिड के बने हुए होते हैं, या फिर कुछ न्यूक्लिक एसिड जो हैं एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं, बिहेव लाइक एंजाइम्स। दीज आर कॉल्ड राइबोजाइम्स। उन्हें राइबोजाइम्स बोलते हैं। जैसे आरएनएज हो गया, डीएनएज हो गया, ये न्यूक्लिक एसिड जो है एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं। उस प्रकार के न्यूक्लिक एसिड को राइबोजाइम्स बोलते हैं। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज थ्री थ्री स्ट्रक्चर, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर। जैसे प्रोटीन के अंदर 3 स्ट्रक्चर होती हैं, प्रोटीन के अंदर तो 4 होती हैं। प्रोटीन की तरह 3 स्ट्रक्चर एंजाइम में पाई जाती हैं, जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गई, सेकेंडरी हो गई, टर्सरी हो गई। क्योंकि एंजाइम्स जो है प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं। द बैकबोन ऑफ द प्रोटीन चेन फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ। प्रोटीन चेन जो है अपने ऊपर ही क्या बना लेती है, फोल्ड्स बना लेती है चेन की। इटसेल्फ, द चेन क्रिस क्रॉसेस इटसेल्फ, और अपने आप को क्रिस क्रॉस कर लेती है प्रोटीन की चेन इटसेल्फ। एंड हैंस मैनी क्रिवाइसेस और पॉकेट आर मेड। जब खुद के ऊपर ही प्रोटीन क्रिस क्रॉस कर लेती है तो देखिए काफ़ी सारे पॉकेट्स और क्रिप्स, मतलब गड्ढे नुमा बन जाते हैं, खांचे बन जाते हैं एक प्रकार से। तो ये पॉकेट्स या ये क्रिवाइसेस क्या होते हैं? वन सच पॉकेट इज़ द एक्टिव साइट। तो ये इस प्रकार के जो प्रोटीन अपने ऊपर फोल्ड हो जाती है और ये पॉकेट नुमा ये स्ट्रक्चर बन जाती है, पॉकेट्स बन जाते हैं, इन्हें एक्टिव साइट बोलते हैं। क्योंकि एक्टिव साइट क्या है? एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज़ एक क्रिवाइस और पॉकेट। एक पॉकेट होता है या क्रिवाइस, या मतलब एक गड्ढे नुमा होता है, इनटू विच द सबस्ट्रेट फिट्स, जिसमें सबस्ट्रेट जो होता है जिसका भी हमें रिएक्शन करवानी है। मान लीजिए कि ये सबस्ट्रेट है, एंजाइम मिलकर के इसे प्रोडक्ट में बदल देता है, तो सबस्ट्रेट जो है फिट हो जाता है इस पॉकेट के अंदर, इस क्रिवाइस के अंदर। तो वो एक्टिव साइट वही होती है। एक्टिव साइट क्या है? जब प्रोटीन जो है अपने ऊपर इटसेल्फ फोल्ड कर लेती है अपनी चेन को, तब ये टर्सरी स्ट्रक्चर बनाती है एंजाइम के लिए। एंजाइम के लिए टर्सरी स्ट्रक्चर होती है, और इसमें जो ये क्रिप्स या पॉकेट बनते हैं इन्हीं को एक्टिव साइट बोलते हैं। और इन एक्टिव साइट के अंदर सबस्ट्रेट जो होता है वह फिट हो जाता है ताकि आगे रिएक्शन हो सके। दस एंजाइम्स थ्रो दियर एक्टिव साइट कैटलाइज रिएक्शन एट हाई रेट। जो एंजाइम होते हैं अपनी एक्टिव साइट के जरिए रिएक्शन को हाई रेट पर कैटलाइज करते हैं, मतलब रिएक्शन को करवाते हैं जल्दी से। एंजाइम्स किसके जरिए करवाते हैं? अपनी एक्टिव साइट के जरिए। एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट को फिट कर लेते हैं, फिर रिएक्शन को जल्दी से करवा देते हैं। एंजाइम कैटलिस्ट डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। जो एंजाइम कैटलिस्ट हैं वे इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से अलग हैं। कैसे अलग हैं? इन मैनी वेज। व्हाट वन मेजर डिफरेंस इज inorganic catalysts work efficiently at high temperature and high pressure, while enzymes get damaged at high temperatures above 40 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि एंजाइम्स और एंजाइमिक कैटलिस्ट और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो हैं आपस में बहुत सारे चीज़ों में डिफरेंट हैं, लेकिन एक मेजर डिफरेंस क्या है इनमें कि जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं वे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर वर्क करते हैं, लेकिन एंजाइम कैटलिस्ट जो हैं हाई टेम्परेचर पर डैमेज्ड हो जाते हैं। 40 डिग्री से अबव, 40 डिग्री से अबव टेम्परेचर पर ये डैमेज हो जाते हैं। आगे देखते हैं। एंजाइम्स आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म हु नॉर्मली लिव अंडर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, जैसे कि हॉट वेंट या फिर सल्फर स्प्रिंग। इनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म हैं वे हाई टेम्परेचर पर रहते हैं, जैसे कि हॉट वेंट हो गया, सल्फर स्प्रिंग हो गया। इस प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म हैं जो हाई टेम्परेचर पर रहते हैं, उनके अंदर से जो एंजाइम निकाला जाता है वह एंजाइम क्या रहता है? स्टेबल रहता है और रिटेन दियर कैटलिक पावर एवर एट हाई टेम्परेचर अप टू 80 to 90 डिग्री। इन ऑर्गेनिज्म्स के अंदर से जो ये एंजाइम निकाले जाते हैं
वे हाई टेम्परेचर पर भी स्टेबल रहते हैं, बने रहते हैं, डैमेज नहीं होते 80 टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कौन से ऑर्गेनिज्म हैं वे? हॉट वेंट और सल्फर स्प्रिंग। Thermal stability is thus an important quality of such enzyme isolated from thermophilic organism। thermophilic organism मतलब जो हीट में रहते हैं, हाई टेम्परेचर में ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं, उनसे जो एंजाइम निकाले जाते हैं वो हाई टेम्परेचर पर स्टेबल रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है मतलब स्टेबल रहने की हाई टेम्परेचर पर, क्योंकि ये थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म से निकाले जाते हैं जो एंजाइम। अब आते हैं केमिकल रिएक्शन पर। एंजाइम के बारे में हमने देख लिया है। केमिकल रिएक्शन रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रेफर टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम पर कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसे ही रेट बोलते हैं। मतलब कि सबस्ट्रेट से एंजाइम मिलकर के सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन गया, फिर प्रोडक्ट प्लस एंजाइम बन गया। तो प्रोडक्ट का फॉर्म होना पर यूनिट टाइम में, कितने समय में कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं। तो रेट कैन आल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी इफ़ द डायरेक्शन इज स्पेसिफिक। अगर डायरेक्शन स्पेसिफिक दी होती है तो रेट क्या होती है? रेट को हम वेलोसिटी बोल सकते हैं। यानी कि अगर रिएक्शन केवल प्रोडक्ट की तरफ हो रही है, इस प्रकार से हम दे देते हैं, ये साइन दे देते हैं, तो उसे वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। रेट्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर अमोंग अदर फैक्टर। अदर फैक्टर के साथ साथ, अदर फैक्टर तो है ही हैं रेट को इफेक्ट करने में, लेकिन टेम्परेचर मेन रोल करता है कि रेट हाई होगी या लो होगी एंजाइम्स की रिएक्शन की रेट। A general rule of thumb is that rate doubles or decrease by half for every 10 degree changes in either direction। यानी कि अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है, ये A से B बन रहा है, तो हर 10 डिग्री चेंजेज में रिएक्शन या तो डबल हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, या फिर इधर हो रहा है तो रिएक्शन हाफ हो जाएगी। किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है ये। हर 10 डिग्री टेम्परेचर पर, 10 डिग्री टेम्परेचर होने पर रिएक्शन या तो डबल हो जाएगी या फिर हाफ हो जाएगी। ये थंब रूल है, रूल ऑफ थंब। कैटलाइज्ड रिएक्शंस प्रोसीड एट रेट वास्टली हायर देन दैट ऑफ अनकैटलाइज्ड वन। यानी कोई भी रिएक्शन है जिसमें अगर कैटलिस्ट है तो वह रिएक्शन बहुत हाई रेट से प्रोसेस होगी, लेकिन जिस रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट नहीं है वह रिएक्शन नॉर्मली प्रोसेस होगी। देखते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और H2 है, वाटर है। जब इसको हम रिएक्शन करवाते हैं तो धीरे धीरे करके कार्बोनिक एसिड बनता है, H2CO3 बनता है। 200 मॉलिक्यूल बनते हैं H2CO3 के पर आवर, 1 घंटे के अंदर। अगर इस प्रकार से हम बिना कैटलिस्ट के यूज किए ये रिएक्शन करवाते हैं तो अगर हम इसमें कैटलिस्ट ले लेते हैं, एंजाइम ले लेते हैं, एंजाइम कैटलिस्ट ले लेते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज ले लेते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज लेने पर H2CO3 के 6 लाख मॉलिक्यूल बनते हैं हर सेकंड में। तो देखिए कितनी वास्टली इंक्रीज हो गई प्रोसेस, बहुत बड़े लेवल पर इसकी रेट इंक्रीज हो गई। कहाँ तो 200 मॉलिक्यूल्स बन रहे थे कार्बोनिक एसिड के 1 घंटे के अंदर, और कहाँ 6 लाख मॉलिक्यूल बन रहे हैं कार्बोनिक एसिड के हर सेकंड में। तो इस प्रकार से ये जो कैटलिस्ट हैं रिएक्शन में बहुत बड़ा रोल करते हैं रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करने में। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। एंजाइम हैज एक्सीलरेटेड द रिएक्शन रेट बाई अबाउट 10 मिलियंस टाइम्स। मतलब एंजाइम जो होते हैं रिएक्शन को 10 मिलियन टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं रेट को एंजाइम्स। There are thousands of types of enzymes, each catalyzing a unique chemical or metabolic reaction. A multi-step chemical reaction, when each of the step is catalyzed
why the same enzyme complex or different enzymes, that is called मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन हो रही है उसमें मतलब कोई भी चीज़ फॉर्म हो रही है उसमें मल्टीपल रिएक्शन फॉर्म हो रहे हैं, यानी कि ग्लूकोज से हम पायरुविक एसिड बनाते हैं, तो इसमें 10 प्रकार के एंजाइम यूज होते हैं, क्योंकि 10 प्रकार की रिएक्शन इसमें बीच में होती है, मल्टीपल रिएक्शन होती हैं, मल्टीपल केमिकल रिएक्शन होती हैं किसी भी चीज़ के फॉर्म करने में, तब उसे हम मेटाबॉलिक पाथवे बोलते हैं। तो ये मेटाबॉलिक पाथवे हैं ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना। इसमें 10 प्रकार के अलग अलग एंजाइम्स यूज होते हैं, इसे आगे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे रेस्पिरेशन वाले में। ये ग्लूकोज है C6H12O6 + O2 और दो ये जो है पायरुविक एसिड है प्लस H2O बन गया है C3H4O3। इन आवर स्केलेटल मसल्स अंडर एरोबिक कंडीशंस लैक्टिक एसिड इज फॉर्म। हमारा जितने भी स्केलेटल मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स जो हैं जो जल्दी से वर्क करती हैं, जैसे कि हाथ पैर की मसल्स हो गई, ठीक है, ये जो मसल्स हैं ये एरोबिक कंडीशन अंडर एरोबिक कंडीशन लैक्टिक एसिड इज फॉर्म, ये गलत है, यहाँ एनएरोबिक कंडीशन में, अंडर एनएरोबिक कंडीशन में एनारोबिक कंडीशन के अंदर लैक्टिक एसिड फॉर्म करती हैं। जब हम बहुत ज़्यादा देर तक दौड़ते हैं, भागते हैं, रनिंग करते हैं, तो कई बार क्या होता है ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है मसल्स के अंदर, तो हम जल्दी जल्दी से सांस लेने लगते हैं, तो वहाँ पर्याप्त इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती, तब एनारोबिक कंडीशन में वे स्केलेटल मसल्स जो हैं लैक्टिक एसिड फॉर्म कर देते हैं, उस कारण से हमारे पैर दर्द करने लगते हैं, ठीक है। अंडर नॉर्मल एरोबिक कंडीशंस पायरुविक एसिड इज फॉर्म। नॉर्मल कंडीशन में स्केलेटल मसल्स जो होती हैं पायरुविक एसिड फॉर्म करती हैं, लेकिन एनारोबिक कंडीशन के अंदर लैक्टिक एसिड फॉर्म करती हैं। इन यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन द सेम पाथवे लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। और यीस्ट के अंदर फर्मेंटेशन जो होता है एनारोबिक कंडीशन में होता है, उसमें भी सेम पाथवे फॉलो होता है, उसमें इथेनॉल बनता है लैक्टिक एसिड की जगह। ये हम आगे रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ केवल हमें जानकारी लेनी है कि कैसे रिएक्शन होती हैं। हाउ डू एंजाइम ब्रिंग्स अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्जन्स। कैसे एंजाइम जो हैं इस प्रकार से हाई रेट पर केमिकल का कन्वर्जन कर देते हैं, देखते हैं। द केमिकल विच इज कन्वर्टेड इनटू ए प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। मान लीजिए कोई भी केमिकल है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाला है, उससे पहले उसे क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं। एंजाइम दैट इज प्रोटीन। एंजाइम एक प्रकार से प्रोटीन ही होते हैं विथ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग एन एक्टिव साइट। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है, मतलब टर्सरी स्ट्रक्चर होती है एंजाइम्स की, 3 डायमेंशनल होती है। उसमें पॉकेट्स या क्रीवाइसेस होते हैं एंजाइम्स के अंदर, उन्हें एक्टिव साइट बोलते हैं। 3 डायमेंशनल होती है एंजाइम की स्ट्रक्चर। इंक्लूडिंग एन एक्टिव साइट कन्वर्ट ए सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। एक एक्टिव साइट होती है उस एंजाइम के अंदर जो क्या करते हैं, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। सबस्ट्रेट है ये कोई भी केमिकल है और एंजाइम की हेल्प से उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। सबस्ट्रेट बाइंड टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहले सबस्ट्रेट जो होता है एक्टिव साइट होती है एंजाइम की, उससे बाइंड हो जाता है। सबस्ट्रेट हैज़ टू डिफ्यूज टुवर्ड द एक्टिव साइट। एक्टिव साइट की तरफ उसे डिफ्यूज होना पड़ता है सबस्ट्रेट को। ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन ऑफ एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, और ये मतलब सबसे पहले सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट में जो होता है एंजाइम की एक्टिव साइट से अटैच होता है, और अटैच होकर के एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देता है। और यह एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो होता है ट्रांसिएंट होता है, ट्रांसिएंट फिनोमेनन होता है, मतलब बहुत कम समय के लिए बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। दिस स्टेट ऑफ सबस्ट्रेट आफ्टर बॉन्डिंग टू एंजाइम कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। इस स्टेट को जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो बनता है, इस स्टेट को
ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, बहुत ही कम समय के लिए बनता है ये जो इंटरमीडिएट होता है इसे ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स को। आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग या मेकिंग इज कंप्लीटेड, यानी कि यहाँ पर जो भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है या फिर बन रहा है उसे कंप्लीट होने के बाद प्रोडक्ट इज रिलीज फ्रॉम द एक्टिव साइट, एक्टिव साइट से प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। देखिए इस प्रकार से ये सब्सट्रेट है, एंजाइम है, ये मिल करके सब्सट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। फिर यहाँ से जो भी बॉन्ड है या तो नया बॉन्ड बनना है या फिर कोई बॉन्ड टूटना है, तोड़ करके एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट को रिलीज कर देता है एंजाइम, और यह एंजाइम फिर से नए सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए काम में आता है। देयर कुड बी मैनी मोर अल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट बिटवीन द स्टेबल सब्सट्रेट एंड प्रोडक्ट, सब्सट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में काफ़ी सारे अल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट आती हैं, यानी कि कोई भी सब्सट्रेट है एंजाइम के साथ मिलकर बहुत सारी और स्टेट बनती हैं, फॉर्म होती है, उन्हें इंटरमीडिएट बोलते हैं। वो इंटरमीडिएट बनते हैं, फिर उसके बाद एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर उसके बाद एंजाइम और प्रोडक्ट अलग अलग हो जाते हैं। तो काफ़ी सारे बीच में अल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर आती हैं स्टेबल सब्सट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में। ऑल इंटरमीडिएट स्ट्रक्चरल स्टेट आर अनस्टेबल, जितने भी यहाँ इंटरमीडिएट होते हैं वे सब के सब अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल होते हैं तभी तो वे उस फॉर्म में बने नहीं रहते हैं, इस कारण से वे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर स्टेबल होते हैं इंटरमीडिएट तो फिर रिएक्शन आगे होगी ही नहीं। स्टेबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी स्टेटस ऑफ द मॉलिक्यूल और द स्ट्रक्चर्स, यानी कि स्टेबिलिटी जो है एनर्जी से रिलेटेड है। अगर एनर्जी हाई होगी, यानी कि जैसे इंटरमीडिएट की एनर्जी हाई है, एनर्जी हाई होती है, इस कारण से स्टेबल कम होते हैं ये देखते हैं। अब यहाँ आते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक ग्राफ है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी वह है जिसके कारण कोई भी सब्सट्रेट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उस एनर्जी के बिहाफ पर। किसी की एक्टिवेट होने की मतलब सब्सट्रेट कितनी एनर्जी पर एक्टिवेट हो जाता है और एक्टिवेट होकर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये यहाँ है पोटेंशियल एनर्जी इस डायरेक्शन में। तो देखते हैं, इफ़ प्रोडक्ट इज at lower level than substrate, the reaction is an exothermic reaction to form product need not supply energy। exothermic मतलब रिएक्शन जो है वह खुद ही एनर्जी निकालेगी, लिबरेट करेगी। तो सब्सट्रेट अगर ऊपर है और प्रोडक्ट नीचे है, मतलब इस प्रकार से है, तो ये क्या है, स्पॉन्टेनियस है, ये रिएक्शन होनी है, इसमें एनर्जी का यूज नहीं है रिएक्शन को करवाने के लिए, रिएक्शन होगी ही ये ऑटोमेटिकली। तो ये ऐसा लिखा हुआ है। और एंडोथर्मिक या फिर एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन जो होती है उसमें क्या है, सब्सट्रेट है, सब्सट्रेट से प्रोडक्ट बनाना है तो इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी, अपर लेवल पर रहेगा इसमें प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ ये सब्सट्रेट है, एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी जो है बहुत कम लगानी पड़ रही है, तो रिएक्शन जो है जल्दी से हो गई। और यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है विदाउट एंजाइम। एंजाइम क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। देखिए यहाँ कम हो गई एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम से, और यहाँ एंजाइम नहीं है तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट देर में फॉर्म होगा। एंजाइम्स इवेंचुअली ब्रिंग डाउन दिस एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं एंजाइम। एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर मेकिंग द ट्रांजिशन ऑफ सब्सट्रेट टू प्रोडक्ट मोर इजीली। तो इजीली ये क्या होते हैं, जो बैरियर होते हैं ट्रांजिशन स्टेट में, उनको इजी कर देता है, मतलब कम कर देता है बैरियर को एंजाइम्स, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके, यहाँ ये मतलब है। नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, ईच एंजाइम हैज ए सब्सट्रेट बाइंडिंग साइट इन its molecule so that a highly reactive enzyme substrate complex is produced। this complex is short lived, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा होती है, हाईली रिएक्टिव होता है,
तो एनर्जी ज़्यादा होती है तो शॉर्ट लिव होता है एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंड डिसोसिएट्स इनटू इट्स प्रोडक्ट एंड अनचेंज एंजाइम, एंजाइम जैसा है उसी प्रकार से डिसोसिएट हो जाता है ये एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स जो होता है एंजाइम और प्रोडक्ट में डिसोसिएट हो जाता है। एंजाइम अनचेंज होता है, मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, फिर से ये यूज हो जाता है अगले दूसरे सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। विद एन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, ये इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो गए एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स हो गया। देखिए इससे इस रिएक्शन से हम इसे समझ सकते हैं, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स है, उससे एंजाइम, ये एंजाइम है और ये सब्सट्रेट है, इससे एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया है। ये हाईली रिएक्टिव होता है, इस कारण से शॉर्ट लिव होता है और इसे ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं क्योंकि ये बहुत क्षणिक होता है, छोटे से समय के लिए, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट बनते हैं, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट हो जाता है एंजाइम्स और प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट यूज में ले लिया जाता है जिसमें भी लेना है, और ये जो एंजाइम है अनचेंज्ड होता है और ये फिर से अगले सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए यूज आ जाता है। इस प्रकार से ये वर्क करता है। द कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्टिव एक्शन कैन बी डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग स्टेप्स। जो एंजाइम का जो साइकिल है, एंजाइम का एक्शन का जो साइकिल है इस प्रकार से है। फर्स्टली क्या होता है, जो सब्सट्रेट होता है वह बाइंड होता है एक्टिव साइट से, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट, एंजाइम और ये सब्सट्रेट है, तो सब्सट्रेट जो है एंजाइम की साइट में फिट हो जाता है। बाइंडिंग ऑफ द सब्सट्रेट इंड्यूस द एंजाइम अल्टर इट्स शेप फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सब्सट्रेट। बाइंडिंग ऑफ द सब्सट्रेट इंड्यूस करता है एंजाइम को, एंजाइम की शेप को चेंज करने में। जैसे ही सब्सट्रेट जो है एंजाइम से अटैच हुआ तो इसकी जो शेप और स्ट्रक्चर है थोड़ी सी चेंज हो जाती है, चेंज हो करके मोर टाइटली, जिससे सब्सट्रेट जो है मोर टाइटली अटैच हो जाए एंजाइम से। आगे क्या होता है, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम नाउ इन क्लोज proximity of substrate break the chemical bond of the substrate and new enzyme product complex is formed। इसमें क्या होता है, जैसे एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स हुआ तो एंजाइम क्या करता है, इस सब्सट्रेट के जो भी बॉन्ड है उनको तोड़ करके नया प्रोडक्ट फॉर्म करता है और नया कॉम्प्लेक्स बना देता है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना देता है। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना देता है। क्या करता है ये एंजाइम जो होता है, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद एंजाइम इस सब्सट्रेट के कुछ जो बॉन्ड होते हैं उनको तोड़ करके नया प्रोडक्ट बना देता है। नया प्रोडक्ट बनाने पर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, या फिर कोई भी बॉन्ड नया बना देता है इसी के बीच में, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड बना देता है तो भी प्रोडक्ट बन जाता है, या फिर इसके अंदर के कोई भी बॉन्ड तोड़ करके नया प्रोडक्ट बना देता है। इस प्रकार से यहाँ ये प्रक्रिया होती है, ये प्रोसेस होती है। द एंजाइम रिलीजेज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। उसके बाद क्या करता है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन गया, उसके बाद एंजाइम रिलीज कर देता है प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एंड द फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड अनोदर। और ये जो फ्री एंजाइम बचा रह गया उसके बाद प्रोडक्ट को रिलीज करने के बाद ये रेडी है अनोदर मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सट्रेट को बाइंड करने में, एंड रन थ्रू द कैटालिटिक साइकिल वंस अगेन। और फिर से उस कैटालिटिक साइकिल में आ जाता है ये एंजाइम यूज में। तो इस प्रकार से ये साइकिल बनता है, पहले एंजाइम होता है, सब्सट्रेट होता है, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर एंजाइम और प्रोडक्ट अलग अलग हो जाते हैं, फिर से ये एंजाइम जो है नए सब्सट्रेट के साथ अटैच हो जाता है, फिर से वही साइकिल चलता रहता है। इस प्रकार से एंजाइम का एक्शन साइकिल चलता है। अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम की एक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाई ए चेंज इन द कंडीशंस विच कैन अल्टर द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। यानी कि बहुत सारे जो कंडीशंस हैं एंजाइम को चेंज करने के कारण, बहुत सारी चीज़ें हैं, टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, ये सारे के सारे एंजाइम को अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट करने पर क्या करते हैं, एंजाइम क्या है, प्रोटीन जो होता है टर्सरी स्ट्रक्चर में होता है वही एंजाइम का फॉर्मेशन करता है। टर्सरी स्ट्रक्चर जो है वह चेंज हो जाती है अदर कंडीशन
अदर कंडीशंस होती हैं जैसे टेम्परेचर, पीएच, ये क्या करते हैं, ये चेंज कर देते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर को, तो उस कारण से एंजाइम जो है डैमेज हो जाता है। अब ये कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो टर्सरी स्ट्रक्चर को चेंज कर देती हैं एंजाइम की? दीज इंक्लूड टेम्परेचर, पीएच, चेंज इन सब्सट्रेट कंसंट्रेशन, सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन को भी चेंज करने पर भी एंजाइम की जो है टर्सरी स्ट्रक्चर अल्टर हो जाती है, चेंज हो जाती है, और बाइंडिंग ऑफ द स्पेसिफिक केमिकल दैट रेगुलेट इट्स एक्टिविटी, और या फिर कोई ऐसा केमिकल को बाइंड कर देते हैं इसके साथ जो इसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करती है, या फिर कंसंट्रेशन को चेंज कर दो सब्सट्रेट की, या फिर अदर केमिकल जोड़ दो इसके साथ जिसके कारण इसकी एक्टिविटी रेगुलेट होती है। टेम्परेचर एंड पीएच को देख लेते हैं एक बार। एंजाइम जनरली फंक्शंस इन ए नैरो रेंज ऑफ द टेम्परेचर एंड पीएच, पीएच की बहुत ही कम रेंज पर एंजाइम वर्क करते हैं। ईच एंजाइम शो इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही हाईएस्ट एक्टिविटी शो करते हैं एंजाइम, जिसे क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। और एक हाईएस्ट एक्टिविटी एक पर्टिकुलर पीएच पर भी शो करते हैं एंजाइम, उसे ऑप्टिमम पीएच बोलते हैं। एक्टिविटी डिक्लाइंस बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू, यानी कि मान लीजिए कोई भी ऑप्टिमम वैल्यू है उससे हाई पर या फिर लो पर अगर हम जाएंगे तो एंजाइम जो है उसकी एक्टिविटी डिक्लाइन हो जाएगी, कम हो जाएगी एंजाइम की एक्टिविटी। देखते हैं कैसे, ये रहा, ये डायग्राम है। लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स द एंजाइम्स इन ए टेम्पोररीली इनएक्टिव स्टेट, यानी कि कम टेम्परेचर पर एंजाइम जो है प्रिजर्व रहता है। जैसे कि ये रहा टेम्परेचर, ये टेम्परेचर बढ़ने का है और ये एंजाइम की एक्टिविटी का ग्राफ है ये। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर यहाँ हाईएस्ट है एंजाइम की एक्टिविटी, लेकिन और ज़्यादा हम जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर से तो एंजाइम की एक्टिविटी डाउन होती जाती है। और यहाँ अगर ये एंजाइम जो होता है डैमेज हो जाता है कहीं पर भी, और यहाँ प्रिजर्व रहता है एंजाइम, ठीक है। और ये पीएच का है, ये पीएच है और ये एनर्जी एक्टिविटी है। जैसे जैसे पीएच बढ़ाते हैं एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है और एक हाईएस्ट पॉइंट पर जा कर के ऑप्टिमम पीएच पर एंजाइम की एक्टिविटी हाईएस्ट होती है यहाँ। लेकिन इससे ज़्यादा ऑप्टिमम पीएच से ज़्यादा जैसे ही हम पीएच बढ़ाते हैं तो एंजाइम जो है डैमेज होने लगता है, उसकी एक्टिविटी डिक्लाइन होने लगती है। वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, ये वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है, मैक्सिमम रिएक्शन है ये सब्सट्रेट है। जैसे जैसे सब्सट्रेट हम बढ़ाते हैं, सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, रिएक्शन होती जाती है, ये हाईएस्ट है। इससे ज़्यादा अगर हम सब्सट्रेट बढ़ाते भी हैं तो रिएक्शन की जो वेलोसिटी है या फिर वह इंक्रीज नहीं होती, क्योंकि जितने एंजाइम हैं वो सारे के सारे जो यूज में आ रहे हैं सब्सट्रेट के एंजाइम्स, जितने एंजाइम हैं वो सारे सब्सट्रेट के यूज में आ जाते हैं। फिर और ज़्यादा सब्सट्रेट होते हैं तो उतने एंजाइम होते नहीं है, इस कारण से वेलोसिटी ज़्यादा नहीं बढ़ पाती, एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। ये सैचुरेशन पॉइंट है, इस प्रकार से डिक्लाइन नहीं होता है, सैचुरेशन आता है। ये बी मैक्सिमम हाफ है यहाँ, ये वेलोसिटी है यहाँ पर सब्सट्रेट की। अब देखते हैं लो टेम्परेचर पर एंजाइम प्रिजर्व होते हैं और हाई टेम्परेचर पर डैमेज हो जाते हैं। हाई टेम्परेचर डेस्ट्रॉयड एंजाइमेटिक एक्टिविटी बिकॉज प्रोटीन आर डीनेचर्ड एट हीट बाय हीट के कारण डीनेचर्ड हो जाती हैं प्रोटीन्स जो होती हैं। प्रोटीन की जो टर्सरी स्ट्रक्चर है वह चेंज हो जाती है, इस कारण से वह एंजाइम नहीं रह जाता है। आगे देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट। पीएच और टेम्परेचर हमने देख लिया है कैसे पीएच और टेम्परेचर से एंजाइम अफेक्ट होता है। अब देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट। विद इंक्रीज इन सब्सट्रेट कंसंट्रेशन, सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन हम जैसे जैसे बढ़ाते हैं वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन राइजेस फर्स्ट, एंजाइम की जो रिएक्शन की वेलोसिटी है वह फर्स्टली इंक्रीज होती है। द रिएक्शन अल्टीमेटली रीचेज एट मैक्सिमम वेलोसिटी बी मैक्सिमम विच इज़ नॉट एक्सीडेड बाई एनी फर्दर राइज इन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट। जैसे ही बी मैक्सिमम पर पहुंच जाती है यहाँ वेलोसिटी रेट की, उसके बाद कितना भी सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाओ उसके बाद रिएक्शन की वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होती। दिस इज़ बिकॉज द एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर फ्यूअर देन द सब्सट्रेट मॉलिक्यूल्स, यानी कि जितने भी एंजाइम के मॉलिक्यूल हैं वो
सब्सट्रेट को कन्वर्ट करने में काम आ गए। अब जितने भी एक्स्ट्रा हम सब्सट्रेट बढ़ाएंगे उनके लिए एंजाइम के मॉलिक्यूल्स हैं ही नहीं। दिस इज़ बिकॉज द एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर फ्यूअर, कम है, देन द सब्सट्रेट मॉलिक्यूल्स। सब्सट्रेट मॉलिक्यूल से एंजाइम्स जो मॉलिक्यूल्स के एंजाइम है बेकम है। आफ्टर द सैचुरेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स देयर आर नो फ्री एंजाइम्स मॉलिक्यूल टू बाइंड विद द एडिशनल सब्सट्रेट मॉलिक्यूल्स। अदर्स जो एक्स्ट्रा एडिशनल मॉलिक्यूल्स हैं सब्सट्रेट के, उनको बाइंड करने के लिए एंजाइम्स है ही नहीं। इस कारण से सैचुरेशन पॉइंट आ गया। इस कारण से रेट ऑफ रिएक्शन या फिर वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं हो पा रही, चाहे कितना भी कंसंट्रेशन बढ़ाएं हम सब्सट्रेट की। The activity of an enzyme is also sensitive to the presence of specific chemical that bind to the enzyme। अब आते हैं स्पेसिफिक केमिकल पर। स्पेसिफिक केमिकल्स पर भी जो एंजाइम की सेंसिटिविटी है वह अफेक्ट होती है, क्योंकि when the binding of the chemical shuts off the enzyme activity, the process that is called inhibition and chemical is called inhibitor। यानी कि कोई भी अदर, ये सब्सट्रेट है और ये एंजाइम है, और कोई अदर केमिकल्स आकर यहाँ अटैच हो जाता है एंजाइम से और सब्सट्रेट को अटैच नहीं होने देता है, तो उस केमिकल को इनहिबिटर बोलते हैं, क्योंकि ये इनहिबिट कर रहा है रिएक्शन को, और इस प्रोसेस को इनहिबिशन बोलते हैं। और वो होते क्या हैं इनहिबिटर? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हो सकते हैं, यानी कि सेम दिखते हैं सब्सट्रेट की तरह। इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल टू सब्सट्रेट in its molecular structure and inhibits the activity of the enzymes, और एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं। बिल्कुल स्ट्रक्चर में सब्सट्रेट की तरह दिखते हैं वो केमिकल्स, जिन्हें इनहिबिटर बोलते हैं। तो ये भी एक कारण है जिसके कारण जो रेट है रिएक्शन की वो कम होती है या फिर हो नहीं पाती है रिएक्शन। एग्जाम्पल है इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय द मेलोनेट। मेलोनेट जो है एक प्रकार का केमिकल है, इनहिबिटर है। ये क्या करता है? सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट करता है मेलोनेट बिकॉज मेलोनेट क्लोजली रिजेंबल्स टू सब्सट्रेट सक्सिनेट की तरह दिखता है मेलोनेट सिमिलर टू सक्सिनेट की तरह दिखता है मेलोनेट। इस कारण से सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज जो है उसको इनहिबिट कर देता है, इनहिबिशन कर देता है। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो होता है उसका इनहिबिशन कर देता है। मतलब ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, इसमें जोड़ना चाहिए था सक्सिनेट, लेकिन उससे पहले मेलोनेट जोड़ करके इसकी एक्टिविटी को डिक्लाइन कर देता है। इस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, इनहिबिशन ऑफ दिस एंजाइम। सच कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर ऑफन यूज इन द कंट्रोल ऑफ द बैक्टीरियल पैथोजेंस। काफ़ी सारे इस प्रकार के इनहिबिटर्स होते हैं, कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं, वो बैक्टीरियल की जो ग्रोथ होती है उनको कंट्रोल करने में यूज में लिए जाते हैं। अब आते हैं क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ द एंजाइम्स। एंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस ईच विथ 4 to 13 सब क्लासेस एंड नेम्ड अकॉर्डिंगली बाई ए 4 डिजिट नंबर। अब देखते हैं कौन कौन से एंजाइम हैं। 6 क्लास हैं एंजाइम की। पहली क्लास है ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स। ऑक्सीडो रिडक्टेज, इस एंजाइम्स के अंदर क्या होता है? एंजाइम्स विच कैटलाइज ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन टू सब्सट्रेट। ये एस सब्सट्रेट है और ये एस डैश सब्सट्रेट है। इन दो सब्सट्रेट्स के बीच में ऑक्सीडेशन भी करवाते हैं और रिडक्शन भी करवाते हैं आपस में। जैसे कि इस एस सब्सट्रेट का रिड्यूज हो गया और ये एस डैश जो है ऑक्सीडाइज हो गया, तो ये रिड्यूज हो करके यहाँ पर क्या हो गया? इसका ऑक्सीडाइज हो गया। ये यहाँ रिड्यूज हो रहा है, यहाँ आकर के ऑक्सीडाइज हो गया, और यहाँ ये जो ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ रिड्यूज हो गया। तो ये क्या है? ऑक्सीडो रिडक्टेज है। इस प्रकार से इंटरचेंज कर देता है। जिसका ऑक्सीडेशन होना है उसका रिडक्शन कर देता है, जिसका रिडक्शन करना है उसका ऑक्सीडेशन कर देता है। इसलिए इसे ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम बोलते हैं। दूसरा जो है क्लास है एंजाइम्स की ट्रांसफरेज।
ट्रांसफरेज एंजाइम कैटलाइजिंग ए ट्रांसफर ऑफ ए ग्रुप, जी ग्रुप है मान लीजिए, उसको ट्रांसफ़र कर देता है अदर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा होना चाहिए जी ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो सकता है, उसे ट्रांसफ़र कर देता है बिटवीन ए पेयर ऑफ सब्सट्रेट, सब्सट्रेट के पेयर के बीच में। मान लीजिए एस सब्सट्रेट और एस डैश सब्सट्रेट है, ये दो सब्सट्रेट हैं, तो एस सब्सट्रेट से ये जी ग्रुप अटैच्ड है और ये एस डैश सब्सट्रेट है, इन दोनों सब्सट्रेट में इंटरचेंज कर देता है, ये जी जो है इसमें अटैच हो जाता है, ये जी ग्रुप जो है, ये ग्रुप जी जो है एच के अलावा, हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ मिलकर के क्या बना दिया, एस सब्सट्रेट अलग हो गया और एस डैश के साथ ग्रुप जोड़ दिया, ये ट्रांसफरेज है। ट्रांसफरेज एंजाइम इस प्रकार से वर्क करता है। थर्ड नंबर का जो एंजाइम है, एंजाइम का क्लासिफिकेशन है, वह है हाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, हाइड्रोलाइसिस करता है एस्टर का, ईथर का, पेप्टाइड का, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का, या फिर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का, या फिर कार्बन और हैलाइड बॉन्ड का, या फिर पीएन बॉन्ड का, इनका क्या करता है, हाइड्रोलाइसिस करता है हाइड्रोजिनेज एंजाइम जो होता है। अगला एंजाइम की जो क्लास है वह लाइजेज है, लाइगेज, लाइगेजेज, लाइजेज, लाइगेज नहीं है सॉरी, लाइजेज है। लाइजेज एंजाइम कौन कौन से हैं, एंजाइम दैट कैटलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस, लिविंग डबल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड को छोड़ करके सॉरी ये डबल बॉन्ड बना देता है हाइड्रोलाइसिस करके। इस एंजाइम में हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, सॉरी हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है इस एंजाइम के अंदर। लाइजेज एंजाइम में एक अलग प्रक्रिया होती है, उसमें ग्रुप्स को रिमूव कर देता है, जैसे कि कार्बन कार्बन के ऊपर ये एक्स ग्रुप है और वाई ग्रुप है। लाइजेज एंजाइम क्या करते हैं, इन एक्स वाई ग्रुप को अलग कर देते हैं और डबल बॉन्ड बना देते हैं कार्बन कार्बन के बीच में। इस प्रकार से लाइजेज एंजाइम वर्क करते हैं। अगला एंजाइम है आइसोमरेजेज, इंक्लूड्स ऑल एंजाइम्स कैटलाइजिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल और पोजिशनल आइसोमरेज, यानी कि ये इंटर कन्वर्जन कर देता है ऑप्टिकल या ज्योमेट्रिकल या फिर पोजिशनल आइसोमर्स को, आइसोमर्स का। अगला एंजाइम्स की जो क्लास है वह है लाइगेजेस, एंजाइम्स कैटलाइजिंग द लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड्स, एग्जाम्पल है एंजाइम्स विच कैटलाइज जॉइनिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन, इस प्रकार के बॉन्डों को जोड़ने का काम करता है लाइगेजेस एंजाइम। सीधी सी बात है, दो मॉलिक्यूल्स या दो कंपाउंड्स को जोड़ने का काम करता है लाइगेजेज, लाइगेजेज एंजाइम। अब आते हैं कोफैक्टर्स। एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन्स। एंजाइम्स जो है एक या एक से अधिक कई सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बने हुए होते हैं। देयर आर ए नंबर ऑफ केसेस इन विच नॉन प्रोटीन्स constituents called cofactors are bound to the enzymes to make enzyme catalytically है ये। कैटालाइटिकली एक्टिव, तो कोफैक्टर्स क्या हैं, कोफैक्टर्स आर बॉन्ड टू द एंजाइम्स टू मेक द एंजाइम catalytically active. In these instance, the protein portion of the enzymes that is called apoenzymes, यानी कि एंजाइम्स जो होते हैं उनके बीच में काफ़ी सारी पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं और उन एंजाइम्स में नॉन प्रोटीन्स भी कुछ पार्ट होता है, उसे हम कोफैक्टर बोलते हैं। यानी कि एंजाइम्स जो हैं वैसे तो प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, लेकिन बीच बीच में उनमें नॉन प्रोटीनस पार्ट प्रेजेंट होता है, उसे कोफैक्टर बोलते हैं। और ये कोफैक्टर जो होते हैं बाउंड टू द एंजाइम्स टू मेक एंजाइम कैटालाइटिकली एक्टिव, कैटालाइटिकली एंजाइम्स को एक्टिव करने में हेल्प करते हैं कोफैक्टर।
और जो प्रोटीन पोर्शन होता है एंजाइम्स का उसे एपो एंजाइम बोलते हैं, यानी कि नॉन प्रोटीन पोर्शन को कोफैक्टर बोलते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं दो चीज़ से बने होते हैं एंजाइम्स, एपो एंजाइम, एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। एपो एंजाइम प्रोटीनस पार्ट होता है, कोफैक्टर नॉन प्रोटीन्स होते हैं। इन दोनों को मिलाकर एंजाइम बनते हैं। थ्री काइंड ऑफ कोफैक्टर्स में बी आइडेंटिफाइड, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम्स और मेटालाइंस। तीन प्रकार के कोफैक्टर हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स कौन से होते हैं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं एंड आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर कोफैक्टर्स इन दैट दे आर टाइटली बाउंड टू एपो एंजाइम्स। ये एपो एंजाइम्स से टाइटली बाउंड रहते हैं और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, यानी कि प्रोटीन के अलावा अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उन्हें प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। एपो एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड रहते हैं। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, परऑक्सीडेज, कैटलेज, ये एंजाइम जो हैं ये प्रोस्थेटिक ग्रुप हैं, परऑक्सीडेज या कैटलेज। आगे कहते हैं हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड इट इज द ए पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। हीम क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप है एंड इट इज ए पार्ट ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। एक्टिव साइट, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसका एक पार्ट है हीम। अब आते हैं कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स क्या है? ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं बट दियर एसोसिएशन विद एपो एंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट। ये कुछ थोड़ी देर के लिए ही एसोसिएटेड रहते हैं एपो एंजाइम से, यानी कि प्रोटीनस पार्ट जो होता है एंजाइम का उससे थोड़ी देर के लिए ही एसोसिएटेड रहते हैं। होते ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, यूजुअली ऑक्यूपाइंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द कैटालाइसिस के दौरान ही ये एपो एंजाइम से अटैच होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्दर मोर कोएंजाइम्स सर्व्स एज कोफैक्टर इन ए नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स कैटालाइज्ड रिएक्शंस। The essential chemical component of the many enzymes are vitamins. Coenzymes निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NAD हो गया एक प्रकार का कोएंजाइम्स, और एक हो गया NAD, इसमें फॉस्फेट जोड़ दीजिए बाद में। निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट कंटेन द विटामिन नियासिन। ये NADP जो है नियासिन विटामिन कंटेन करता है। तो ये इस प्रकार के जो ये कोएंजाइम्स हैं ये रिएक्शन के दौरान ही अटैच होते हैं एपो एंजाइम से, थोड़ी देर के लिए फिर अलग हो जाते हैं, उन्हें कोएंजाइम्स बोलते हैं। और जो प्रोस्थेटिक ग्रुप हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं लेकिन वो लंबे समय तक टाइटली एसोसिएटेड रहते हैं प्रोटीन्स पार्ट्स से, जो एपो एंजाइम बोलते हैं उसे एपो एंजाइम से। अब आते हैं मेटालाइंस। मेटालाइन भी एक प्रकार के कोफैक्टर हैं। एंजाइम्स require metal ions for their activity which form coordination bond with side chain at the active site। ये मेटल आयन क्या करते हैं? एक्टिव साइट की ओर जो सबस्ट्रेट है उसका एंजाइम से बॉन्ड बनाने में हेल्प करते हैं ये मेटल आयन जो होते हैं। यहाँ हमारा एंजाइम कंप्लीट हो गया है और चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। समरी देख लेते हैं। एंजाइम जो है प्रोटीन्स के होते हैं। एंजाइम्स प्रोटीन के बने हुए होते हैं और प्रोटीन्स भी कौन सी स्ट्रक्चर होती है? यहाँ एंजाइम में टर्सरी स्ट्रक्चर होती है, टर्सरी स्ट्रक्चर होती है। ये हाई टेम्परेचर पर जो ये स्ट्रक्चर है, टर्सरी स्ट्रक्चर है, हाई टेम्परेचर पर डिजनरेट हो जाती है, अल्टर हो जाती है, चेंज हो जाती है, उसके कारण एंजाइम जो है डैमेज हो जाता है। हाई टेम्परेचर एंजाइम डैमेज। और लो टेम्परेचर प्रिजर्व रहता है। एंजाइम जो होता है, जो ये टर्सरी स्ट्रक्चर है इसके आपस में चेन का एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होने के कारण पॉकेट्स या क्रिवाइसेस बन जाते हैं। इन क्रिवाइसेस को ही एक्टिव साइट बोलते हैं। इन पॉकेट्स में क्या है, सबस्ट्रेट अटैच होकर के
एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देता है। और ये जो एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स है ये शॉर्ट लिव होती है क्योंकि हाईली रिएक्टिव होती है। इसे ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है, ये जो है एंजाइम जो है इस सब्सट्रेट के कुछ बॉन्ड्स को या तो बनाता है या फिर तोड़ देता है, उसके कारण नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है और इस प्रकार से एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर उसके बाद एंजाइम जो है प्रोडक्ट को रिलीज कर देता है और अनचेंज्ड एंजाइम अगले सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आ जाता है काम में, और यहाँ प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। प्रोडक्ट यहाँ रिलीज हो गया। इस प्रकार से ये वर्क करता है। एंजाइम की 6 क्लासेज होती हैं: ऑक्सीडोरेडक्टेज, हाइड्रोलाइजेज, लाइगेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलाइजेज, लाइजेज, आइसोमरेज और लाइगेजेज, ये 6 हैं। ऑक्सीडोरेडक्टेज में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। ट्रांसफरेज में ट्रांसफ़र होता है ग्रुप्स का। हाइड्रोलाइजेज में हाइड्रोलाइसिस होता है किन किन का, एस्टर का, ईथर का, पॉलीपेप्टाइड का, ग्लाइकोसाइडिक का, इनका। और आइसोमरेज में ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल या फिर पोजिशनल आइसोमर्स चेंज हो जाते हैं, इंटर कन्वर्जन हो जाता है इन चीज़ का, होता वही एंजाइम है। और लाइगेजेज में जो है 2 मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड को जॉइन करने का या लिंक करने का काम करता है लाइगेजेज, जैसे कार्बन ऑक्सीजन हो गया, कार्बन सल्फर हो गया, कार्बन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन, इस प्रकार से। तो ये एंजाइम यहाँ कंप्लीट होता है अपना। थैंक यू वेरी मच।